नमस्कार, शाम के 5 बजने को है डिबेट के नंबर 1 शो दंगल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज का दंगल देश में हिंदू मुसलमान को लेकर चल रही नई सियासत पर है। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीधे कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला गया। पीएम ने चुनावी रैली में ये कहा कि दरअसल बहुसंख्यकों का धन लूटकर अल्पसंख्यकों में बांटना चाहती है कांग्रेस पार्टी, और इसके लिए उन्होंने बाकायदा कांग्रेस के मैनिफेस्टो का सहारा लिया। और 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह, तब के प्रधानमंत्री, ने जो भाषण दिया था, उनकी बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त तरीके से निशाना साधा, ये कहते हुए कि कांग्रेस की ये चाल है कि बार बार तुष्टीकरण का वो सहारा लेती है और अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को हमेशा फायदा पहुंचाने की कोशिश में लगी रहती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस पार्टी की ओर से पलटवार किया गया है। ये कहते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा प्रधानमंत्री से समय मांग लिया है कि मैं अपना मैनिफेस्टो, यानी कि कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो, आपको समझाना चाहता हूं, इसके लिए आप मुझे समय दीजिए। वहीं राजस्थान यूथ कांग्रेस ने आज बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया है। केंद्रीय चुनाव आयोग से बाकायदा समय की मांग भी की गई है ताकि प्रधानमंत्री की वहां पर शिकायत दर्ज कराई जा सके। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, 102 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। दूसरे चरण में 26 तारीख को पड़ेंगे वोट, लेकिन उसके ठीक पहले देश में हिंदू मुसलमान की ये जो सियासत परवान चढ़ी है, क्योंकि अभी तक बीजेपी को अगर आप देखेंगे तो वो विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद के मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से वार करती थी, लेकिन अब ट्रैक यहां पर चेंज किया है नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने, और उसी ट्रैक पर अब पूरी की पूरी बीजेपी चलती हुई नजर आ रही है। गृहमंत्री अमित शाह की ओर से भी आज उन्हीं तमाम बातों का जिक्र किया गया जो कल बांसवाड़ा की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई थी। सवाल बड़ा यह है कि आखिर ट्रैक चेंज करने के पीछे की वजह क्या है? क्या वास्तव में कांग्रेस पार्टी आज भी उसी नीति पर चल रही है जिसको लेकर एंटनी कमेटी की रिपोर्ट एक बार उसको सवालों के घेरे में खड़ी कर चुकी थी? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में सीधे बेगूसराय से बड़ी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है, इनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। चुनावी घमासान, हिंदू मुसलमान, बीजेपी का मंगलसूत्र अटैक, कांग्रेस को शिकायत है। 36 दिन के अंदर 16 राज्यों में 36 रैलियां और 7 रोड शो करने के बाद पीएम ने राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस के ऊपर सीरियल अटैक किया। पीएम मोदी कांग्रेस के ऊपर मुसलमान से लेकर मंगलसूत्र तक वाला चुनावी वार कर रहे हैं। मनमोहन सरकार के दौर से लेकर कांग्रेस के घोषणा पत्र तक सवाल उठाते हुए पीएम के प्रहार पर कांग्रेस हिंदू मुसलमान वाली सियासत की शिकायत कर रही है। पीएम मोदी ने क्या कहा? और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या है? बीजेपी कांग्रेस की ओर से 2 हफ्ते पहले जारी किए गए घोषणा पत्र के जिन बिंदुओं के हवाले से सांप्रदायिक सियासत का आरोप लगा रही है, दरअसल उसमें बीजेपी को इन्हीं 3 बिंदुओं पर शक लग रहा है। उसमें एक बिंदु में लिखा है कि कांग्रेस जातियों, उपजातियों का सामाजिक आर्थिक सर्वे कराएगी, उसके हिसाब से काम करेगी। दूसरा बिंदु है कि अल्पसंख्यकों का आर्थिक सशक्तिकरण जरूरी है। तीसरा बिंदु है कि पढ़ाई, स्वास्थ्य, रोजगार, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना भेदभाव के उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र के इन्हीं चुनावी वायदों का विश्लेषण बीजेपी अपने शब्दों में कर रही है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे।
अब कांग्रेस पार्टी है कि वो पीएम से मिलकर अपना घोषणा पत्र पढ़वाना चाहती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो पीएम से मिलने का वक्त भी मांग लिया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मैं चुनौती से आपसे कहती हूं, ऐसी कहां पर कौन सा मैनिफेस्टो आप पढ़ रहे हैं जिसमें ऐसी बात लिखी है? कहां लिखा है कि हम लोगों की संपत्ति लेकर बांट देंगे? किस तरह की बौखलाहट है ये कि आप निरंतर झूठ बोल रहे हैं? अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोसकर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में न्याय की बात की है। अभी अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है। मोदी जी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? कांग्रेस पीएम मोदी के बयानों के खिलाफ चुनाव आयोग तक शिकायत पहुंचा रही है। कांग्रेस बौखलाई है कि मनमोहन सिंह के बयान को लेकर भी झूठी बात कही जा रही है। मनमोहन सिंह ने क्या कहा था? Our collective priorities are clear. 9 दिसंबर 2006 को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने जो कहा था, उस बयान का चुनिंदा हिस्सा आज भी चुनावी सियासत का मुद्दा बना हुआ है। The Muslim minority are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. दरअसल विपक्ष का आरोप है कि पहले चरण की 102 सीटों पर वोट पड़ने के बाद बीजेपी का मिशन 400 पार संकट में दिखने लगा है। इसलिए चुनावी मुद्दा विकास की पटरी से खिसककर हिंदू मुसलमान पर आ गया है। और इसी खबर से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव आयोग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिकायत की गई है। बड़ी खबर आपको देते हैं। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए जो बातें कही थी, उस पर चुनाव आयोग में कांग्रेस ने पीएम मोदी की शिकायत की है। मैनिफेस्टो पर मोदी के बयान पर इसी में शिकायत की गई है। कांग्रेस का कहना है कि उम्मीद है बयान को लेकर कार्रवाई होगी। कांग्रेस ने कहा है पीएम के बयान से ईसीआई नियमों का उल्लंघन हुआ है। राजस्थान के बाद यूपी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बयान दिया गया था, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी की ओर से ये शिकायत दर्ज की गई है। आपको बताते चले कि कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा चुनावी घोषणा पत्र और मनमोहन सिंह के 2006 के बयान का हवाला देते हुए राजस्थान के बांसवाड़ा में सीधे तौर पर कहा कि कांग्रेस देश के अल्पसंख्यकों में बहुसंख्यकों का धन लूटकर बांटना चाहती है, क्योंकि मनमोहन सरकार भी कहती थी कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। और अब इसी बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी ने ईसीआई में जाकर यहां पर शिकायत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर अब चुनावी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है जिनका परिचय आपसे करवा देती हूं। के शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद है। तहसीन पूनावाला जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमीक जमई जी, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद असीम वकार साहब, स्पोक्स पर्सन AIMIM के हमारे साथ मौजूद हैं। और अब निजेश अवस्थी जी थोड़ी देर में आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। के शर्मा जी, पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, अब कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि 102 सीटों पर पहले चरण के मतदान में पिछड़ने के बाद अब इस तरह से ट्रैक चेंज किया है भारतीय जनता पार्टी ने और बाकायदा चुनाव आयोग से शिकायत कर पीएम पर कार्रवाई की मांग कर दी है कांग्रेस ने। क्या है इस पर जवाब के शर्मा जी आपका? चित्रा जी, आपने कहा 102 सीटों के चुनाव, जो पहला परिणाम लोकसभा 2024 का आया है उसमें कमल खिला है। मैं देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और देशवासियों को इस जीत की बधाई देता हूं। हम निर्विरोध जो है गुजरात में सूरत लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल चुका है। तो किसकी बात कर रहे हैं? पहले चरण, अभी तो एक ही चरण हुआ है। चुनाव वोटिंग यानी काउंटिंग तो 4 जून को होना है, लेकिन निर्विरोध हम चुनाव जीत रहे हैं। यह हालात है। कांग्रेस के तो कई जगह कैंडिडेट नहीं है, इनके तो कैंडिडेट के लाले पड़ गए। वो पार्टी हमें बता रही है कि हम डर गए। अरुणाचल में आपने देखा ना, 10 सीटें निर्विरोध जीते हम विधानसभा में। निर्विरोध कोई खड़ा ही नहीं हुआ कांग्रेस का वहां पर। इस हालात में फंसी कांग्रेस
आज जो है खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे की तरह जो है विलाप कर रही है। और जब आप घोषणा पत्र बना रहे हैं तब आप जो है पूरा घोषणा पत्र एक मुस्लिम लीग की योजनाओं की तरह बनाते हैं। आप अपने घोषणा पत्र में खुलेआम घोषणा कर रहे हैं बहुसंख्यकों का इस देश से में कोई लेना देना नहीं। ये पहला है, देखिए अल्पसंख्यक के प्रीमियम में लिखते हैं ये बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं। कौन है बहुसंख्यक? हिंदू है। इस देश में भारत के अंदर 140 करोड़ के भारत में बहुसंख्यकों का कोई यहां पर लेना देना नहीं है, कोई जगह नहीं है उनके लिए। आप किस वोट बैंक को खुश करना चाहते हैं? आप किसके लिए जो है इस समय जो है चुनाव में अपने घोषणा पत्र का उल्लेख कर रहे हैं? आप कहते हैं कि न्यायालय में हम मुसलमान अल्पसंख्यक जो है जज नियुक्त करेंगे, ये आपका मैनिफेस्टो है। आप कहते हो कि हम जो है अल्पसंख्यकों को मतलब इनका अल्पसंख्यक मतलब आप समझ सकते हैं, उसमें कोई नहीं होता सिवाय मुसलमान एक वर्ग के। हम सस्ते जो है आर्थिक ऋण देंगे उनको, तो भाई आप पूरे देश भर को क्यों नहीं दोगे? तो आप स्पेसिफिक एक वोट बैंक को एड्रेस कर रहे हो, एक वर्ग विशेष को एड्रेस कर रहे हो, और आप ये सोच रहे हो कि हम उसकी बात भी नहीं करें। ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगी, आप आगे बढ़ूंगी, आप अपनी बात को और बढ़ाइएगा, लेकिन उसके पहले जवाब ले लेते हैं। तहसीन पूनावाला जी, जब अपने घोषणा पत्र में स्पेसिफिक तौर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से लिखा जाएगा तो फिर बीजेपी को हमला करने का मौका मिल जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वही बात तो कही ना। और क्या ये बात सच नहीं है कि 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की ओर से यह बयान दिया गया था कि अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार होना चाहिए? उनका ये बयान उस समय भी बहुत सारे विवादों का विषय बना था। और 2014 में जब आपके एंटनी कमेटी की रिपोर्ट आई थी कि कांग्रेस पार्टी क्यों हारी, तो उसमें सबसे ज्यादा फोकस इसी बात का था कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति को अख्तियार किया, इस वजह से बीजेपी के हिंदुत्व के आगे उसको हार का सामना करना पड़ा। तो आज वही नरेंद्र मोदी मंच से अगर बोल दे रहे हैं तो इसमें क्यों इतनी दिक्कत हो जा रही है कांग्रेस पार्टी को? तहसीन जी। चित्रा जी, थैंक यू, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। आज मुझे वाकई बहुत खुशी हो रही है, मैं हंस रहा था, मुझे मेरा बचपन याद आ गया। जो बीजेपी के प्रवक्ता है उनका उत्तर सुनते, आपने सवाल उनसे क्या पूछा, जवाब वो क्या दे रहे, वो बिल्कुल जलेबी की तरह सीधा जवाब दे रहे। मैं जब छोटा था ना, मेरी मम्मी भी अगर कुछ सवाल पूछती थी ना, अगर मुझे आता नहीं था मैं कुछ और बोलता था, उसको कहती थी मेरी मम्मी, लुकिंग लंडन टॉकिंग टोक्यो। आप पूछ क्या रहे हो, बोल क्या रहे? सवाल है स्पष्ट, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, जिसमें मेरा भी एक योगदान था, उसमें कुछ पोजीशन में मुसलमान शब्द का है? नहीं है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हिंदू शब्द का है? नहीं है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अगर चित्रा जी देखिए इसे बीच में बोलेगे ना, ये डर अच्छा है, ये डर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज तक के दर्शक देख रहे हैं भाजपा कैसी कांप रही है जब तहसीन बोल रहा है। बैठ जाइए शर्मा जी, आपके बीच में नहीं बोला, आपके चांस पे बोलेंगे। चित्रा जी फेयर एंकर है। अब देखिए चित्रा जी, सवाल क्या है? बोलिए। थैंक यू चित्रा जी। अब देखिए ये डर बहुत अच्छी बात है। अब ये नहीं है, अब प्रधानमंत्री जी से मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आज तक देखते हैं, तो प्रधानमंत्री जी बता दे कि इस मैनिफेस्टो में, जिसमें मेरा भी कुछ योगदान था, कहां लिखा है कि चित्रा जी या शर्मा जी से या तहसीन से पैसे लेके बांटेंगे? कहां लिखा हुआ है? मंगलसूत्र लेंगे, सोना लेंगे? वो आज आप लाइन मुझे दिखा दीजिए, शर्मा जी वो लाइन दिखा दीजिए कहां लिखा है। और मैं राष्ट्रीय चैनल पे आपको आपसे माफी मांगता हूं। चित्रा जी, दूसरी चीज आपने बताई, आपने कहा उस वक्त के जो माननीय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने कहा कि जो देश के रिसोर्सेज है उसमें पहला अधिकार माइनॉरिटीज का है। वही इसी स्टेटमेंट का फैक्ट चेक आप ही के कलीग ललन टॉप ने किया है, सौरभ जी ने। उन्होंने क्या कहा है? प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट है, मैं बता रही हूं आपको। एक सेकेंड सर, सुनिए, एक सेकेंड सर। 2006 का ये बयान है। एक सेकेंड तहसीन पूनावाला जी, हम इसको खारिज नहीं कर सकते हैं। आज तक ने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया है, हमने अभी जो रिपोर्ट दिखाई है, अभी हम आज तक पे रहते हैं, आज तक ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया। प्रधानमंत्री का जो बयान था डॉक्टर मनमोहन सिंह का तब का, वो 2006 का हम सब, मैंने खुद डिबेट की थी उस समय, हम लोग उस समय वो बहुत सुर्खियों में बना था वो बयान। हाँ, क्योंकि कोई आप उसको खारिज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने स्पेसिफिक ये बातें कही थी तहसीन पूनावाला जी। और यहाँ पर जो मेरे पास मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, और बीजेपी जो आरोप लगा रही है, इसमें लिखा हुआ है, आप देखिए, द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटीज इज अ नेसेसरी स्टेप फॉर इंडिया टू रियलाइज इट्स फुल पोटेंशियल। और आगे और भी बातें लिखी गई हैं। तो जब लिखा जाएगा तो पलट कर सवाल पूछा जाएगा ना कि सबको साथ में लेकर चलने की बात क्यों नहीं? आपका सवाल ही इतना लंबा होगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं समझ गया आपका सवाल, आप ही के सवाल का उत्तर देता हूं, फिर मैं पहले वाली बात जाता हूं। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, तो क्या चाहती है चित्रा जी? गरीब रहे, ये चाहते हैं आप? गरीब रहे, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटीज गलत क्या है?
अगर एक पार्टी Minority से कहती है कि गरीबों की बात हो रही है। चित्रा जी, हर सेंटेंस में आप बीच में बोलोगे, मैं चुप बैठता हूं, बोल दीजिए आप, या मैं अपना जवाब दे दूं, आप तय कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठता हूं, आप बोलिए या तो मैं बोलता हूं। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि माइनॉरिटीज को सक्षम करना है, ये कहां से गलत हुआ? उस पॉलिटिकल पार्टी ने कहां लिखा है कि शर्मा जी से पैसे लेते माइनॉरिटीज को सक्षम करना? माइनॉरिटीज का अर्थ क्या होता है? चित्रा जी, आप बहुत वरिष्ठ है, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। माइनॉरिटीज तो ये भी हो सकता है कि हिंदू जो कर्नाटका से आता है, जो दिल्ली में रहता है, जिसे हिंदी बोलना नहीं आता है, वो एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो सकता है। एक एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का व्यक्ति जो एक आदमी से प्यार करता है, वो एक सेक्सुअल माइनॉरिटी हो सकता है। कांग्रेस ने उसके बारे में भी लिखा है। तो माइनॉरिटी शब्द का डेफिनेशन क्या है? इसमें मुसलमान शब्द का लिखा है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि जो गरीब है हम उनको ऊपर लाएंगे, सक्षम करेंगे, आप उसको कहते हैं कि आप हिंदुओं से सोना और मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों में बांटोगे, क्या ये सही है या नहीं है? मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं। ठीक है, बोलिए के शर्मा जी। उसके बाद बाकी अमित जमेई में फौरन आपके पास आ रही हूँ और असीम बकार साहब आपके भी पास। बोलिए के शर्मा जी। देखिए, आपने बड़ी चालाकी से अल्पसंख्यक चालाक तो मैं हूं शर्मा साहब, बिल्कुल हूं, इसलिए तो मैनिफेस्टो में मेरे पॉइंट्स हैं। बताता हूं, सुनिए। ये 2006 का टाइम्स ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है, मैं पढ़ देता हूं इसको। मुस्लिम मस्ट हैव फर्स्ट क्लेम ऑन रिसोर्सेज। क्लेम, मांग, क्लेम, पकड़े गए, टीवी पे पकड़े गए, क्लेम, अधिकार नहीं, क्लेम। एक मिनट, क्लेम और अधिकार, आप घबरा रहे हो ना, आप घबरा रहे हो। अब सुनिए, क्लेम नॉट राइट्स, क्लेम नहीं, क्लेम। अभी सुनिए, नहीं सुनिए, नहीं हाँ, सुनाओ। क्लेम उन्हीं का। आप मानते हो कि पहला क्लेम है? ये मुझे शब्दावली मत पढ़ाओ भैया, आपसे अच्छी हिंदी है मेरे पास। के शर्मा आपके बीच में बोल रहे थे, तब आपने फिर चुप करवाया। प्लीज एक एक करके अपनी मुझे बोलने बीच में मत बोलिए। अभी ये बहुत तमीज सिखा रहे थे ना, अभी आप पकड़े, बड़े तमीज सिखा रहे थे ना, इनको बड़ा वो लग रहा था, डर से। इनकी मम्मी क्या क्या इनको सिखाती थी। ठीक है, आराम से। नहीं, आपकी मम्मी जो बहुत कुछ सिखाती थी, ये भी सिखाई, ये भी सभ्यता सिखाई। क्लेम और राइट में फर्क होता है। ये तरीका ठीक नहीं है, प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है, प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है। अपने अपने बारे में बोलेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, प्लीज, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। बोलिए चित्रा जी। तहसीन जी, मुझे लगता है आपको तो बोलने देना चाहिए। तहसीन जी, मेरा रिपोर्ट तो है नहीं जी। देखिए, ये मेरा रिपोर्ट तो है नहीं चित्रा जी। ये रिपोर्ट जो है बाकायदा टाइम्स ऑफ इंडिया एक गस्टेड अखबार है। दूसरा, आपने जो स्टेटमेंट मनमोहन सिंह जी का चलाया, उसमें क्या है? अल्पसंख्यक, विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यक, उनका अधिकार है, ये वर्ड यूज करते हैं। हमारी आपत्ति इस बात से नहीं थी कि अल्पसंख्यक से, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यक, तब ये बात कहता हूं। संपत्ति की बंटवारे की बात की, ये मेरा रिपोर्ट नहीं, ये आज तक का ही रिपोर्ट है चित्रा जी। अब इसमें क्या रिपोर्ट आता है, क्या लिखते हैं आपके उसमें, आपके ही चैनल का रिपोर्ट मैं पढ़ के सुना देता हूं। कार्ल मार्क्स बने राहुल गांधी, संपत्ति बंटवारे का फार्मूला लागू कर देश और कांग्रेस को कहां ले जाएंगे? ये संपत्ति बंटवारा कैसे करेंगे साहब? आप कहते हैं हम आर्थिक, आपके वेल्थ, इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि तेलंगाना में जो भाषण देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना के अलावा वेल्थ सर्वे, संपत्ति के बंटवारे का सर्वेक्षण कराया जाएगा। आप मेरे घर का सोना या किसी मेरी बहन का, मेरे किसी परिवार के सदस्य का सोना, चांदी, गहना, इसकी सर्वे करने वाले कौन है? और इसका सर्वे करके आप क्या करेंगे? इसके बाद आप अपने ही घोषणा पत्र में अगली लाइन लिखते हैं, हिस्सेदारी न्याय में 28 नंबर 21 नंबर, आप कहते हैं कांग्रेस जो है नीतियों में उपयुक्त बदलाव करके धन आय में बढ़ती असमानता का समाधान करेगी। तो ये जो चोरी छुपे आप अलग अलग बिंदुएं ये घोषणा पत्र में लिख के, और जो आप ये कह रहे हैं कि हम जो है हर घर का जो है सोना चांदी संपत्ति जांच करेंगे, और ये सब ये कर चुके हैं। इमरजेंसी में क्या हालत हुआ है सबने देखा है, कांग्रेसियों के कुकर्मों को। और जो लोग आकाश पाताल और थल में किसी को ना छोड़ा हो भ्रष्टाचार में, वो तो किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। तो ये तो सबको पता है कांग्रेसी क्या कर सकते हैं। तो वो जो है घरों की संपत्ति निकाल के उसमें माँ बहनों के मंगलसूत्र भी होंगे, जेवर भी होंगे, और वो आप निकाल के किसको बांटना चाहोगे? ठीक है, अमित जमेई जी आपके पास आते हुए, ये आतंकी की तरह आपकी बात समझ में आ गई। अमित जमेई जी,
हम सब जानते हैं कि बीजेपी का जो कोर वोटर है वो इसी तरह की बातें सुनना चाहता है जो पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं वो लोग सुनाते हैं और बीजेपी को वोट मिलते हैं। हालिया यूपी चुनाव के दौरान भी शमशान कब्रिस्तान के मुद्दे पर हमने वोट पड़ते देखा, रिजल्ट बीजेपी के फेवर में रहा है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये जो मैनिफेस्टो है उसमें स्पेसिफिक अगर माइनॉरिटीज का जिक्र किया जाएगा तो बीजेपी के लिए बैठे बैठा ये मुद्दा है, उसको लेकर ये भुनारी है, तो फिर क्यों दिक्कत लग रही है आप लोगों को अगर प्रधानमंत्री इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं तो? देखिए चित्रा जी, सबसे अहम बात है कि जो कल इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बयान दिया हुआ है उसका देश और दुनिया में भारत के वो तमाम नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बहुत ही बुरे तरीके से उसका कंडेमनेशन हो रहा है। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री की जो अपनी फैशिस्ट मेंटेलिटी है, प्रधानमंत्री की जो इस्लामोफोबिक मेंटेलिटी है, कल प्राइम मिनिस्टर ने जो कतर में, दुबई में, सऊदीया में जो आप प्रचार अपना कर रहे थे ना, आपका प्रचार दुनिया के सभी अरब मुल्कों ने देख लिया है कि आप एक पॉलिटिकली बैंकक्रप्ट इंसान हो। चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी ने, आदरणीय राहुल जी ने जब बैठे, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि देश का युवा जो सेना में जाना चाहता है, इन्होंने जो ठेके की नौकरी सेना में करी, जिस दिन सरकार बनेगी अगले 3 महीने में वो अग्निवीर का नौकरी पूरे देश में जो फर्जी नौकरी है वो हम खत्म करेंगे। प्रधानमंत्री के पास जवाब नहीं है। हम ये कहते हैं कि 80 करोड़ देश का हिंदू नागरिक जो मेजॉरिटी है, जो बहुसंख्यक है, के शर्मा जी जिसकी बात कर रहे हैं, वो कटोरा लेकर राशनों की लाइन में खड़ा। जब मैं हमेशा बोलता हूं, इसका जवाब के शर्मा नहीं देते हैं कि हमारा 80 करोड़ हिंदू वो इकोनॉमिक तौर पे वीकर हो गया है। आप सोचिए कि पटना, बिहार में जब आदरणीय नीतीश जी ने और तेजस्वी जी ने जब कास्ट सर्वे करवाया, वहां पे ये पता चला कि जो ब्राह्मण का स्थिति है वो मुस्लिम मेहतर से बदतर है। तो अगर मुस्लिम मेहतर से बदतर ब्राह्मण की हालत बिहार में है तो भारत की ये दायित्व है कि उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन किया जाए। आप यूपी1, यूपी2 की बात कर रहे हो, स्ट्रक्चर कमेटी की बात करो, प्रोफेसर रौनक मिश्रा कमीशन की बात करो, उसमें यह कहा गया कि भारत के जो मुसलमानों की स्थिति है, शैक्षणिक स्थिति है, जो इकोनॉमिक स्थिति है, भारत में दलितों से भी बदतर है। वो कौम जिसने इस देश को अपना मुल्क चुना। तो सवाल यह है कि उसके लिए स्ट्रक्चर कमेटी ने अगर कोई रिकमेंडेशन किए शिक्षा में, नौकरियों में, अगर वो भारत के नागरिक हैं, अगर वो अशफाकुल्ला खां के मानने वाले हैं, अगर वो मोहानी के मानने वाले हैं, तो हम कह रहे हैं कि इस रिकमेंडेशन में दिक्कत क्या है। नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर के पास अपना कोई एजेंडा नहीं है कि वो भारत के लोगों को दोबारा विश्वास में ले सके। आज एक हिंदू जानता है कि ये हिंदुओं के नहीं थे, ये देश के कॉर्पोरेट्स के थे। ये देश के जो बड़े पूंजीपति हैं उनकी गुलामी में 20-20 घंटे इस इंसान का समय लग गया कि कैसे इस देश की दौलत को लूट कर एक तरफ अडानी को दिया जाए और जवाब दीजिए। के शर्मा की जो पार्टी है और मंगलसूत्र 6,000 करोड़ का चंदा इनके अकाउंट में चला गया। ये बयान क्यों देना पड़ा अब निजेश अवस्थी जी? चित्रा जी, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, मैं जवाब ले लेती हूँ, उनके आरोपों पर जवाब दीजिए। के शर्मा जी आ रही हूँ, पहले इनकी बात हो जाए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो बात है और जिसपे प्रधानमंत्री ने कहा है, उसका एक उदाहरण तो मैं आपको दे देता हूँ। 1995 का वक्फ एक्ट बोर्ड है जिसमें 2013 में संशोधन किया गया, और जानते क्या संशोधन किया गया? The state work board is empowered to decide any question which arises as to whether a particular property is a work property or not, or whether a work is a Sunni or Shia. किसी भी प्रॉपर्टी पे वक्फ बोर्ड कह सकता है ये मेरी है, और ये वक्फ बोर्ड तय करेगा। कितनी प्रॉपर्टी दी गई थी दिल्ली के आसपास की एनसीआर की 2013-14 में, ठीक चुनाव से पहले? बताए ना तहसीम। आज बात बड़ी साफ सी है, चाहे वो कम्युनल वायलेंस एक्ट हो, वक्फ बोर्ड हो, और मनमोहन सिंह का। देखिए, मैं बीच में नहीं बोला था ना किसी के। चित्रा जी, ये गलत बात है। चित्रा जी, ये गलत बात है। कोई नहीं बोला था ना बीच में। वक्फ बोर्ड, अरे वक्फ बोर्ड, चित्रा जी, अगर वक्फ बोर्ड ये कहे कि इंडिया टुडे का स्टूडियो जो है ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो ये आप नहीं बता सकते अपना। ये वक्फ बोर्ड पर असीम बकार जी भी हमारे साथ है, प्लीज एक करके अपनी बात रखेंगे।
ठीक है, प्लीज भारत उनको में बोलने दें, मुसलमानों ने अब्दुल जी को बोलने दें। भारत सरकार आसिम को बकार साहब भी दिया हमारे ये नहीं साथ बोलेंगे हैं। क्योंकि इनकी दुखती रख में हाथ रख दिया है। सच्चाई सामने आ गई है, उनकी मदद ये हो सके। सच्चाई आप सामने आई उनके बीच है, में अमित जमई ये साहब बोलेंगे सच्चाई तो सामने बाकी आई लोगों का है कि नंबर नहीं आ पाएगा। 2013 संपत्ति नहीं है। 2013 के वक्फ बोर्ड प्रोफेसर में अविजय सेक्शन अवस्थी 40 जोड़ करके RSS की उसमें सेवा ये कर कहा रहे हो, गया कि जानकारी कोई लेके भी आया करो प्रॉपर्टी महाराज। पर वक्फ बोर्ड अपना हक जता सकता है। और ये कहते हुए 2013 में कितनी वक्फ अरे वक्फ बोर्ड को की कितनी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज मुसलमानों दी की गई है। थी, ये जरा वक्फ बता बोर्ड की दीजिए। प्रॉपर्टी इसलिए मुसलमानों की है। प्रधानमंत्री ने जो ये कहा मैनेज है वक्फ बोर्ड वो हवा करता में है। नहीं कहा। आपको देखिए जानकारी लगातार नहीं बोल रहे है। हैं अब ये आपको लगातार जानकारी व्यक्ति नहीं बोल है। रहा है और अपने आप को बड़ा शालीन बनता है ये आदमी, लगातार अरे बोल रहा है ये आपको बीच में। पता नहीं है, इसके बीच में कोई नहीं बोलता, इसके बावजूद बोलता है ये। क्या पढ़ के आते हो प्रोफेसर? क्या अमित वक्फ बोर्ड? जमई क्या साहब को पढ़ते लगता हो है अपने कि शिक्षा डिबेट को? की वक्फ बोर्ड कुछ सेक्शन मर्यादा 40 होती क्या है, है वक्फ उसका बोर्ड एक्ट पालन का? करना चाहिए। कम्युनल आप वायलेंस एक्ट उनको क्या था? बोलने कम्युनल दीजिए, ये वायलेंस तरीका एक्ट तो जो ठीक पास नहीं नहीं होने होगा दिया, ना। प्लीज उसमें था कि अमित दंगा जमई जी, ये होगा तरीका तो सिर्फ ठीक नहीं मेजोरिटी है। जमई साहब, ये का आदमी तरीका पकड़ा बिल्कुल ठीक जाएगा। नहीं है। उनकी बात हो जाए, आसिम बकार जी भी इंतजार कर रहे हैं, ये तरीका तो ठीक नहीं है। प्लीज चित्रा जी, बड़ी साफ सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो हवा में नहीं कहा, बेसलेस नहीं है, निराधार नहीं है, उसका आधार है 2006 का मनमोहन सिंह का भाषण, जिसमें उन्होंने कहा स्पेशली मुस्लिम्स को, अल्पसंख्यकों को पहला हक है उनका। अंग्रेजी में जिसको क्लेम कह रहे थे वो उसको हक ही कहते हैं। ठीक है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, 2013 में वक्फ बोर्ड में संशोधन किया गया कि किसी भी प्रॉपर्टी में अगर कोई विवाद पैदा होता है तो उसका ये किसकी है, वक्फ बोर्ड की है या नहीं है, ये वक्फ बोर्ड को तय करने का हक है, किसी प्रॉपर्टी वाले को नहीं। वक्फ बोर्ड तय करेगा हाँ ये मेरी प्रॉपर्टी है। उसके पश्चात 2013-14 में वक्फ बोर्ड को कितनी प्रॉपर्टीज दी गई, जरा ये बताएं ना। के शर्मा जी बताएं। तहसीन कम्युनल वायलेंस एक्ट आ रहा था जिसमें था कि कोई भी दंगा होता है, एक सेकंड चित्रा जी 10 सेकंड और लूंगा। कम्युनल वायलेंस एक्ट में दंगा होता है तो सिर्फ मेजोरिटी का वहां पर व्यक्ति पकड़ा जाएगा, किसी माइनॉरिटी का नहीं पकड़ा जाएगा। ये जो इस देश में लोकतंत्र के नाम पर, लोकतंत्र में माइनॉरिटिज्म के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो लगातार जिस तरीके से कोशिशें हुई हैं, बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ध्यान खींचा है वो बिल्कुल सही ध्यान खींचा है। आसिम बकार साहब, आपके पास आते हुए, अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी या फिर कांग्रेस कौन सही बोल रहा है? बकार साहब। कांग्रेस सही बोल रही है, अपोजिशन सही बोल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी इस वक्त देश को भटका रहे हैं, देश के सामने झूठ परोस रहे हैं। 15 लाख करोड़ रुपए, 15 लाख करोड़ उन्होंने गुजरात के कुछ सिंधियों के माफ कर दिए। तो अब क्या यह कहा जाए कि सिंधियों को दे देंगे आप माफ? मैं सच बात बोलता हूं, देश के 85 करोड़ लोगों का पैसा देश के 10-5 हजार लोगों के पास है। तो मैं तो समझता हूं कि 15-15 लाख रुपए देने का मोदी जी ने वादा किया था, उनको तो 5 किलो राशन दिया जा रहा है 500 रुपए का। 85 करोड़ लोगों को आपने गरीब बना दिया। यहां बैठकर हमको भारतीय जनता पार्टी के भाई को मैंने सुना, और वो जो प्रोफेसर साहब हैं नकली, उनको भी सुना मैंने। आपके पोर्टल पे, सोशल मीडिया पे, आपके पोर्टल पे मैं खबर पढ़ रहा था कि 2023 के बजट में भारत की सरकार ने अफगानिस्तान की तालिबान की सरकार को 200 करोड़ रुपए दिए। तालिबान को 200 करोड़ दिए भारत की सरकार ने, मोदी जी ने। क्यों दे दिए साहब आपने? यह हमारे देश की जनता का पैसा था, हिंदुओं का पैसा था, मुसलमानों का पैसा था, दलितों का पैसा था। तालिबान को पैसा देगी भारत सरकार। अब एक आतंकवादी जो आतंकवाद फैलाते थे, आतंकवादी कहलाते थे, उनको भारत सरकार पैसा दे रही है 200 करोड़ रुपए। आपके चैनल की, आपके पोर्टल की खबर पढ़ रहा हूं चित्रा जी, और आप लोग इस पर सवाल नहीं उठा रहे। क्या 85 करोड़ आदमी भीख मांगेगा और 5, 10, 15, 20, 50, 100 लोग जो हैं वो उसका पैसा रख लेंगे अपने पास? ये 15 लाख करोड़ रुपए क्यों माफ किए? अब इसमें किसका मंगलसूत्र बिका, किसका जेवर बेचकर, किसका हक मारकर, किसका लूट कर, किसका छीन कर 15 लाख करोड़ माफ किए गए? और वो जो तालिबान को 200 करोड़ रुपए दिए हैं, उसमें मोदी जी बताएंगे किस किस का मंगलसूत्र का पैसा शामिल है, किस किस की अंगूठी का पैसा शामिल है, किस किस के गले की चेन का पैसा शामिल है। मोदी जी
कह रहे हैं कि 22 साल के लड़के को, अग्निवीर को रिटायर करके घर भेज देंगे। सवाल नहीं पूछ रही कांग्रेस इनसे। 22 साल के 24 साल के लड़के को रिटायर करके आप घर भेजेंगे और खुद 74 साल की उम्र में कह रहे हैं हमको प्रधानमंत्री बना दो। खुद क्यों नहीं रिटायर होंगे आप? 22 साल का नौजवान रिटायर किया जाएगा और 74 साल और 73 साल और 75 साल के लोग जो हैं वो रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बनेंगे। उस पर सवाल आप लोग नहीं पूछ रहे। राजस्थान में चुनाव में, विधानसभा में कहा था 400 रुपए का सिलेंडर देंगे, 400 रुपए का, और बाद में मुकर गए। किसी चैनल ने सवाल नहीं उठाया और एक झूठ के पुलिंदे पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं। कहां लिखा हुआ है मंगलसूत्र बेचकर पैसा दे देंगे? कहिए, थोड़ा इशू पे रहे। मैं पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री ने शोभा देती है ये बात? और वो कह रहे हैं घुसपैठियों को दे देंगे पैसा। नहीं, किस घुसपैठियों को? नाम लेकर बताएं। मैं चैलेंज कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी को, उस घुसपैठिया का नाम बताएं। शर्मा जी से मैं जवाब ले लेती हूं। जो घुसपैठिया उनके दिमाग में बसा हुआ है, दिल में बसा हुआ है। मैं जवाब ले लेती हूँ। और मुझे लगता है कि सर यहाँ पर बैठकर आप लोग ये जो अचानक से डिबेट में आएंगे और फिर बोलेंगे इस मुद्दे पर सवाल नहीं पूछा गया, तो डिबेट देखते अगर तो आप इस तरह की बातें नहीं करते। लेकिन ठीक है, असीम बकार जी आपने सवाल पूछा कि के शर्मा जी आप उस पर जवाब दे दीजिए। ओके, मैं बता देता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी जिन रोहिंग्याओं की वकालत करते हैं, कांग्रेसी जिन रोहिंग्याओं की वकालत करते हैं, उनके लिए घुसपैठिया कहा गया है। समझ में आ गया आपको वकार साहब? जिनके लिए हिस्सा मांगते हो आप, यहां पर अधिकार मांगते हो, 200 करोड़ रुपए क्यों दे दिया? वो यहां के मुसलमानों का अधिकार नहीं लेंगे। सुन लीजिए, अभी मैं बता दिया आपको, आप चुप रहिए, मैं बीच में नहीं बोला था। आप देखिए, जो अपनी बारी सपा में के बोलेंगे, प्रवक्ता प्लीज। बैठे ठीक है, हैं ओके, यहाँ बोलिए पर, जल्दी से। अभी वो बात कर रहे थे सूडान, ईरान। पहले तो जनाब ये समझ लीजिए, हम भारत में चुनाव लड़ रहे हैं। आप लड़िए चल के सूडान, ईरान में अखिलेश यादव को ले जाइए। उत्तर प्रदेश की जनता, अब वहां तो जगह है नहीं सपा की। कांग्रेस की तो 1 सीट थी, इस बार तो भी खत्म है, और 3 सीट की सपा आप है, तो आप बचे नहीं यहां पर। तो आप जाइए सूडान, ईरान में लड़िए, वहां पर ही आपके लिए अब अवसर है। भारत में नहीं बचा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाहर 1 सीट भी आप चुनाव नहीं लड़ते हैं, और यहीं भी 3 सीट की हैसियत रह गई है। तो इसलिए अच्छा है कि आप जो है वहां की बातें कीजिए कि वहां क्या हो रहा है प्रधानमंत्री जी के बयानों से, तो आपको मुबारक। दूसरी बात आपने सच्चर कमेटी की जनाब, ये मुझे बताइए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट यूपीए सरकार पे आई ना, उसके पहले इस देश में किसकी सरकार थी? सर मेरी बात सर जवाब इन्हीं कांग्रेसियों की थी ना। तो मुसलमानों की हालत बदतर करने में किसका योगदान है? जिसके साथ आज गलबैया करके खड़े हो, आप चुनाव लड़ रहे हो, इन्हीं कांग्रेसियों के साथ, जिनका साथ देते कि दे के सरकार बनवाया था आपने। तो आप सबसे बड़े जिम्मेदार हैं मुसलमानों के बदतर होने का। ये कांग्रेस सबसे बड़ी जिम्मेदार है इस देश में मुसलमानों की बदतरी का। ठीक है, चलिए, उनकी गरीबी का। लगातार तो जब जारी देश स्वतंत्र रहेगी, हुआ था तो लेकिन मुसलमानों उसके की पहले स्थिति अपने इतनी बुरी दर्शकों नहीं। अब एक को बात जल्दी से हम लास्ट दिखा एक बात देते कहता हूं मैं। हैं असदुद्दीन ओवैसी की ओर से इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा गया है, और उसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो बेगूसराय से, जहां पर मेरी मौजूदगी है, उम्मीदवार हैं, उनसे भी मैंने हिंदू मुसलमान वाली इस सियासत को लेकर सवाल दागे। दोनों नेताओं को सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने जो बात कही है, हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आज प्रधानमंत्री ये सब बातें कह रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, घुसपैठियाँ हैं। पहले हमको प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहिए कि देश की वेल्थ के ऊपर फर्स्ट राइट किसका है? 1% लोगों के पास देश की 40% दौलत है, ये मोदी की गारंटी है। और दूसरा ये है कि जो आम हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं, उनको मुसलमानों का खौफ दिलाना, ये कंसिस्टेंट उनका बिहेवियर रहा है। अब बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। भाई गवर्नमेंट का डेटा है कि जो मुस्लिम वुमेन का फर्टिलिटी रेट है वो बहुत गिरा है, ये बात सच है। पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो भी गिरा है, और मुस्लिम पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा हिंदू पॉपुलेशन के साथ एक 40 साल के बाद, ये भी गवर्नमेंट का डेटा कहता है और एक्सपर्ट्स की स्टडीज़ बोलती हैं। और कभी भी इस देश में मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन आगे जाने वाला नहीं है। तो अफसोस की बात यह है कि एक बड़े ओहदे पर फायज होने के बावजूद भी
नरेंद्र मोदी को इस तरह की इनडिग्निफाइड बातें करनी पड़ रही हैं, वो ही बात कर रहे हैं कि वो जो 2002 में जब रिलीफ कैंप के बारे में उन्होंने कहा था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। बेगूसराय से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के आप उम्मीदवार हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या गिना रहे हैं, कामकाज क्या किया गया है आप लोगों की ओर से? देखिए, इससे बेगूसराय के लिए काम पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है वो बेगूसराय की जनता उन्हें इस बार आशीर्वाद देगी। वो कहते हैं आप लोग हिंदू मुसलमान कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। नहीं, हमें करने की जरूरत नहीं है, हम तो केवल विकास 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 के साथ, विरासत के साथ हम चलते हैं। यही मेरा नारा है, सबका साथ सबका विकास, और यहाँ कर भी रहे हैं। गरीबों में आप जाकर के पूछें, नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास बनाया तो हिंदू मुसलमान नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने शौचालय दिया तो हिंदू मुसलमान नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन दिया तो हिंदू मुसलमान नहीं किया कोरोना काल में। नरेंद्र मोदी ने बिजली दिया तो नहीं हिंदू मुसलमान किया। नरेंद्र मोदी ने गैस का सिलेंडर दिया तो हिंदू मुसलमान नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने 5 किलो अनाज दिया उस हिंदू मुसलमान नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने 5 लाख का इलाज का दिया, हिंदू मुसलमान नहीं किया। अगर कोई कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है, उस पर गिरिराज सिंह का बयान आपने सुना। तहसीन पूनावाला जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं जब कामकाज हो रहा है तो यहाँ पर हिंदू मुसलमान बीजेपी की एनडीए की सरकार नहीं करती है, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स सामने वाली पार्टियां करती हैं और कांग्रेस पर सीधा निशाना। चित्रा जी, क्योंकि मैं इस मंच को बहुत ही अहम मंच मानता हूं देश के आवाम, देश की जनता के लिए, मैं कुछ तथ्य आपके माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। पिछले 10 साल के अंदर मोदी जी की सरकार थी। जिन लोगों को घुसपैठिया कह रहे, रोहिंग्यास को, मुझे उनके लिए कोई सिंपैथी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मैं आज तक की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं, तुषार मेहता कहते घुसपैठिया नहीं, ये शरणार्थी है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन के नीचे, और हमने इनको आई कार्ड दिया है। मैं ये आज तक को कोट कर रहा हूं, आप ही के रिपोर्टर्स को मैं कोट कर रहा हूं। दूसरी बात, टोटल मुस्लिम फर्टिलिटी रेट, भारत सरकार, मोदी सरकार का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2.2 और हिंदू महिला का 2.1। ये घट क्या है, 2.2, 2.1। मैं इन्हीं के एफिडेविट को कोट कर रहा हूं। अब सवाल यह है कि शर्मा साहब जो गए थे छब्बे जी बनने और डूबे जी बनकर रह गए, अब तक मुझे नहीं बताया कि कहां लिखा है कि हम सोना निकालेंगे, कहां लिखा है कि हम मंगलसूत्र लेंगे, वो नहीं बता पाए। कम्युनल वायलेंस बिल पर चले जाते। चित्रा जी, जो बच्चा पैदा हुआ ही नहीं, उसकी शादी में मेन्यू क्या है उसका डिस्कशन हो रहा है। कम्युनल वायलेंस बिल में ये लिखा था। अरे भैया, कोई कम्युनल वायलेंस बिल है आईपीसी में, सीआरपीसी में, वो आने वाला था। अरे आने वाले तो 15 लाख रुपए भी थे, आने वाले तो 2 करोड़ नौकरियां भी थी ना साल की। आया नहीं आया? अगर कोई चीज आईपीसी और सीआरपीसी में नहीं है, क्योंकि आपकी व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी में वो तथ्य नहीं होता। इस मुल्क में कोई कम्युनल वायलेंस बिल नहीं है। आप उसको आधार बनाकर आज तक जैसे मंच पे आप पॉइंट स्कोर कर रहे हो, इसमें कोई लॉजिक आपको लगता है? बोलेंगे कि शर्मा जी? चित्रा जी क्या बोलेंगे? नहीं चित्रा जी, मैंने कौन सी वायलेंस इसकी बिल की बात की है? मैं तो अवस्थी जी ने इनके की। घोषणा पत्र में ये लिखा है जनाब, पढ़ो पढ़ो, ये इधर पढ़ो, ये सब बनाने ये वाला क्या मैं है, हिस्सेदारी न्याय, ये सब में आपने लिखा है। अरे तो न्याय में कहा लिखा है मंगलसूत्र लेंगे और किसी और को देंगे? मेरे भाई, न्याय करना है, बिल्कुल नहीं करना। मंगलसूत्र और ये भी बताओ मुझे। नहीं, बीच में मैंने नहीं बोला तो बताइए ना, आप बताओ, पढ़ रहे हो तो बताओ मुझे। वाली बात हो रही है, बनाने वाला मैं, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। एक एक करके नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, आप चिंता मत करो। ये बताओ, मंगलसूत्र लेंगे और ये बांटेंगे। अल्पसंख्यक वाले इसके इसमें लिखा है, इसका जवाब दो ना जनाब। कि चित्रा जी ये कैसा डिबेट करा रही हैं? हम कुछ नहीं बोलते और ये बीच में टपर टपर कहां से आ जाते हैं? आप ये देखिए, इन्होंने लिखा है बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है। क्या है बहुसंख्यकवाद? क्या है बहुसंख्यकवाद? बताइए ना इसको। क्यों बोलती बंद होती है? बहुसंख्यकवाद क्या होता है? दूसरी बात, अभी मैं सुन रहा था ओवैसी साहब बता रहे थे बड़े बड़े बात, मैं उस पर बहुत वो नहीं कहूंगा। अडानी अंबानी, चित्रा जी ये 2014 के बाद उद्योगपति बने। टाटा, बिरला, डालमिया, ये सब 2014 के बाद जो है उद्योगपति बने हैं। ये किस जमाने से हैं?
इनके पास किस ठीक है, जमाने से अंदर नहीं संपत्ति जाते है? हैं। ठीक है, ये केवल झूठ बोलने की बात ठीक है। है। तीसरा एक बात करके समाप्त करता हूँ। चित्रा जी, बार बार अग्निवीर की चर्चा हो अब रही है। निजेश अवस्थी जी, मैं इन ठीक है, तीनों आपकी बात से समझ में आ गई। पूछना मेरे चाहता पास वक्त कम है, इस वजह से तहसीन जल्दी जी से जल्दी और बाकी इनसे- लोगों से इनसे भी भी टिप्पणी यदि ले लेती हूँ। एक मिनट- अब निजेश अवस्थी जी, हाँ, लेकिन ये इतना बता ध्रुवीकरण दें कि करने इस की देश के सियासत तो है ना परमाणु भारतीय हथियारों जनता को पार्टी समाप्त की। कर देंगे ये लोग समाज में सत्ता में आने के बाद। चित्रा हथियार क्या ये जी, समाप्त कर देंगे? जो कम्युनिस्ट पार्टी इनके गठबंधन के दल का मैनिफेस्टो है, उसका जवाब देके जाए यहाँ पर। चित्रा जी मेरी आवाज आ रही है? और इसके बाद अग्निवीर की बात करें, देश की सुरक्षा की बात बोलिए, बोलिए, इसके बाद आवाज आ रही है, करेंगे। पहले इसका जवाब चाहिए देश को। के शर्मा जी सारे से लेते हैं परमाणु हथियार जल्दी ये निजेश समाप्त अवस्थी करेंगे ये को। लोग आने के बाद। ठीक है, ठीक जो है, पहले कम्युनिस्ट उससे की ले है, लेते हैं। नहीं तो ठीक ये है, कहें के कि शर्मा वो जी प्लीज, घोषणा के पत्र शर्मा गलत जी है, प्लीज, हम के उसके शर्मा साथ जी नहीं खड़े हैं सीपीएम प्लीज सर। अब निजेश अवस्थी जी, अब निजेश अवस्थी, अब निजेश अवस्थी। वक्फ बोर्ड कैसे किसी की संपत्ति हथिया सकता है, इसके बारे में कोई नहीं बोला इनमें से। वो नकली प्रोफेसर मुझे बोलने वाले ये बताए कि क्या अफगानिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंध है कि नहीं? कूटनीतिक संबंध है। जब बाकी देशों को सहायता देते हैं, बाकी पड़ोसियों को, नेपाल, श्रीलंका के लिए बिल आउट किया था, तो अफगानिस्तान पे आपको क्या, और आप ही थे मुझे निजामुल मुस्तफा पे ताली बजा रहे थे, तालिबान की सरकार आई थी, आप ही लोग तो थे ना कि बहुत अच्छा हुआ। बात किसी ने जवाब नहीं दिया यहाँ पर कि क्या है कम्युनल नॉलेज सेक्टर का, कि बच्चा पैदा ही नहीं, पैदा तो आपका घोषणा पत्र का भी नहीं हुआ कुछ। आप ठीक कह है दो सर, कि वक्त हमारा समिति की घोषणा- इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। 2024 का चुनाव है, नए सिरे से दांव है, हिंदू मुसलमान की एंट्री हो गई है और इसके पहले भी हमने शमशान कब्रिस्तान का मुद्दा हो, 80-20 वाला मामला रहा हो, या कई ऐसे मुद्दे जिस पर हमने सियासत देखी है इस देश की। अब 2024 में नए सिरे से ये जो सियासत है वो कैसे चढ़ेगी परवान, किसको होगा फायदा, ध्रुवीकरण होगा या फिर तुष्टीकरण होगा, आगे क्या होगा, इस पर रहेगी आज तक की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। दंगल में बेगूसराय से अभी के लिए बस इतना ही।